हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे लिखा है नथाली ट्रूब्रॉय ने। आपको बता दूं, ये एक आर्ट हिस्टोरियन थी। सिटी ऑफ जिन्स जो बुक है उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। ये बुक थी विलियम डेरिम्पल की। इसको ट्रांसलेट करने के बाद काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम से इन्होंने आर्कियोलॉजी में स्टडीज की हैं। नथाली का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1975 को। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। इस छोटे से ऐसे के माध्यम से, सबसे छोटा चैप्टर है हमारा ये, छोटे से ऐसे के माध्यम से उन्होंने यूनिक साइड्स ऑफ आर्ट और पेंटिंग डिस्कस किया है और चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग्स के मेन अंतर को भी हमें बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आर्ट ब्रूट, इसे भी उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया है। चाइनीज पेंटिंग्स को डिस्कस करते हुए वो कुछ कहानियों के हमें एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं कि किस किस प्रकार की कहानियां फेमस है चाइनीज पेंटिंग्स को लेकर के। तो देखिएगा, हू डाउजी नामक एक पेंटर थे जिन्हें कि एम्परर जुआन जेंग ने 8th सेंचुरी में पैलेस वॉल के लिए एक पेंटिंग बनाने का आदेश दिया। डाउजी ने अपनी पेंटिंग एक स्क्रीन के पीछे छुपा करके वॉल पर रखी। पेंटिंग में फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स, स्काई और मेन थे जो कि पहाड़ी इलाकों में खड़े हुए थे। फ्लाइंग बर्ड्स, सब कुछ था। वो राजा को माउंटेन के निचले हिस्से में बनी केव की ओर उसका ध्यान आकर्षित करता है, जहाँ एक स्पिरिट रहती है। पेंटर ताली बजाता है और केव का दरवाजा खुल जाता है। पेंटर राजा से कहता है, आओ राजा, और कह करके खुद उस केव के अंदर प्रवेश कर जाता है। केव का दरवाजा बंद हो जाता है। किंग आश्चर्यचकित बाहर ही खड़ा रह जाता है और वो डाउजी इसके बाद फिर कभी नहीं दिखे। वो अपनी पेंटिंग में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इस प्रकार की कहानी चाइनीज आर्ट लिटरेचर में काफी ज्यादा फेमस है। फोकटेल्स में, चाइनीज क्लासिकल एडुकेशन में भी इस प्रकार की स्टोरीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कन्फ्यूशियस, जुआनजिंग, इनकी बुक्स में जो कहानियां हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट कहानियां हैं, क्योंकि ये कहानियां टीचर को, डिसिपल को किस तरीके से राइट डायरेक्शन देना है इसमें मदद करती हैं। ये उस स्पिरिट को रिवील करती हैं जिसमें आर्ट को कंसीडर किया जाता है चाइनीज पेंटिंग्स के अंदर। एक और कहानी फिर हमें बताई गई है जिसमें एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग बनाई और उसमें ड्रैगन की आई ड्रॉ नहीं की। कारण क्या था कि ड्रैगन इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि अगर आई ड्रॉ कर दी तो पेंटर को ये डर था कि वो उड़ जाएगा। 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ की अगली कहानी हमें बताई गई है। इसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। उसे एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। पेंटर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो लुहार था। इसलिए क्विंटन ने एक दिन चुपचाप पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसका जो लेटेस्ट पैनल था उस पर एक मक्खी ड्रॉ कर करके आ गया। मक्खी बहुत रियल दिख रही थी। पेंटर ने इस मक्खी को उड़ाने की भी कोशिश की, तब उसे समझ में आया कि ये तो रियल नहीं है। इसके बाद उसने क्विंटन को अपना शिष्य बना लिया और क्विंटन की शादी एलिवेट से हो पाई। बाद में क्विंटन एक बहुत ही फेमस पेंटर बन पाया। इस प्रकार की कई कहानियां चाइनीज लिटरेचर में, फोकटेल्स में फेमस हैं, जहां पर कि आर्ट के महत्व को बताया गया है। इन स्टोरीज में एक आर्ट फॉर्म अचीव क्या करना चाहती है इसे इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। फिर आगे राइटर हमें बताती हैं कि वू डाउजी नामक जो पेंटर थे हमारे फर्स्ट, जिनकी कहानी डिस्कस की गई है किंग जुआनजेंग के साथ, उनके बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि चाइनीज आर्ट फॉर्म जो होती है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि एम्परर पेंटिंग को बाहर से अप्रिशिएट करता है, पर आर्टिस्ट अपने आर्ट का रियल मीनिंग उसे बताता है। एम्परर पूरी दुनिया का शासक हो सकता है, पर पेंटर जो होता है वो पेंटिंग्स की दुनिया की सोल और रास्तों को अच्छे से जानता है। उस कहानी में पेंटिंग गायब हो जाती है, पर वास्तव में आर्टिस्ट ने अपने गोल को प्राप्त कर लिया था। अब वो एक कंपेरेटिव बात कहते हुए कहते हैं हमें आगे कि चाइनीज लैंडस्केप जो होता है ना, वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस कभी नहीं करता, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में होता है। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप जब उसके वर्क ऑफ आर्ट को देखें, वास्तव में उसकी नजर से देखें। चाइनीज पेंटर का
जो लैंडस्केप होता है इसके स्थान पर रियल नहीं होता, वो सिंगल व्यू पॉइंट कभी लेकर के ही नहीं चलता। उसके आर्ट को आप किसी भी व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। वास्तविकता ये है कि चाइनीज आर्टिस्ट या पेंटर ये चाहता है कि जब उसके आर्ट को, उसकी पेंटिंग को देखा जाए, तो जिस माइंड सेट से उसने उस पेंटिंग को बनाया है, व्यूअर भी उसी माइंड सेट को प्राप्त करने की कोशिश करे। इसलिए वो व्यूअर को क्या करता है, किसी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं करता, बल्कि वो कहता है किसी भी व्यू पॉइंट से उसकी पेंटिंग को देखा जाए, उसमें एंटर किया जाए, उसमें ट्रेवल किया जाए, अप एंड डाउन ट्रेवल किया जाए। और ट्रेवल के लिए आर्टिस्ट आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है और साथ ही साथ में फिर से लौट करके आने के लिए भी व्यवस्था करता है। चाइनीज पेंटिंग्स में डायमेंशन ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, जो अदर पेंटिंग फॉर्म्स में नहीं मिलता है। इसमें व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाइनीज पेंटर उसकी आंखों से आपको देखने को नहीं कहता, वो चाहता है कि हम उसके माइंड में प्रवेश करें। उसका लैंडस्केप एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस होता है उसके अनुसार। इस कंसेप्ट को चाइनीज में सेंशुई कहा गया है, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है माउंटेन और वाटर दोनों मिला करके। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं। माउंटेन यांग कहा जाता है चाइनीज में और वाटर को यिन। माउंटेन या यांग जो होता है ना, वो वर्टिकली हेवन की ओर जाता है, ये वार्म और ड्राई होता है, जबकि वाटर यिन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली अर्थ पर एक फ्लूइड मॉइस्ट और कूल कंडीशन में फैला हुआ होता है। यिन फेमिनिन एस्पेक्ट को बताता है, यूनिवर्स की एनर्जी को बताता है। यांग एक्टिव और मस्कुलिन है, और यही चीज जो है चाइनीज पेंटिंग का डाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है। डाओ का मतलब होता है बोथ द पाथ और मेथड, दोनों तरह के रास्ते या तरीके। अक्सर कर एक थर्ड एलिमेंट जो होता है उसे कई लोग ओवरलुक करते हैं, द मिडिल वॉइड, बीच की अवस्था। इन दोनों का इंटरेक्शन जहां पर होता है, इसे हम प्राणायाम के यौगिक कंसेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीद इन फिर रिटेन। रिटेन यानी कि पोज लेते हैं हम, उसी अवस्था में ब्रीद इन करने के बाद 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद ब्रीद आउट करते हैं। तो जो ये रिटेन या होल्ड करने की जो पोजीशन है वो क्या है, वो मिडिल वॉइड है, और इस मिडिल वॉइड का होना जरूरी है प्राणायाम में। ठीक उसी प्रकार से पेंटिंग में भी माउंटेन और रिवर के बीच का जो मिडिल वॉइड है वो है अर्थ, या वो है मेन, जो कि अर्थ पर है। तो मेन का व्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या मेन एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट होता है पेंटिंग्स के लिए। इसीलिए चाइनीज लैंडस्केप में अनपेंटेड जो वाइट एरिया होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि यहीं पर व्यूअर अपनी इमेजिनेशन से समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में किस चीज को ड्रॉ किया गया है। चाइनीज पेंटिंग में जो वाइट या ब्लैंक बेस होता है उसके आधार पर आकृतियों को खींचने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पर क्या चीज की आकृति होगी। हमारी इमेजिनेशन होती है, और वो इमेजिनेशन किस हद तक पेंटर के माइंड सेट से इक्वल हो पाती है, यही चीज चाइनीज पेंटिंग का आधार होती है। इसलिए व्यूअर का इमेजिनेशन का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है चाइनीज पेंटिंग में। मनुष्य का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अर्थ एंड हेवन के बीच का एक कनेक्शन है। चेंग, चाइनीज एडुकेशनिस्ट फ्रांसवा चेंग जो थे, उन्होंने मनुष्य को एक निडर शक्ति माना है। वो प्राकृतिक दृश्यों को देखता है, पहाड़ों, पेड़ों, नदियों से वो डरता नहीं है। उसी के पास उन दृश्यों को समझने की पर्याप्त दृष्टि है। इसके बाद वो बात करते हैं आउटसाइडर आर्ट की। फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबुफे, उन्होंने आर्ट ब्रट का कंसेप्ट दिया 1940s में। अनट्रेंड विजनरी आर्टिस्ट को माइनरी इंटरेस्ट में लिया गया है, ये बात वो कहते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग न होने के कारण इन्हें आर्टिस्ट ही नहीं माना जाता। एक्चुअल में जिन्होंने की फॉर्मल ट्रेनिंग ली है वो तो आर्टिस्ट हो गए, परंतु कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है,
बट उनके कंसेप्ट, उनके आइडियाज आर्ट और पेंटिंग को लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यही लोग आउटसाइडर आर्ट में काउंट किए जाने चाहिए। वो कहते हैं कि फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के कारण इन लोगों को आर्टिस्ट नहीं माना जाता है, पर इनमें टैलेंट और डीप इंसाइट होती है। इनके वर्क चुनौती बन जाते हैं मेन स्ट्रीम जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए। इसी समय के दौरान जबकि डुबफे इस कंसेप्ट को बता रहे थे, इंडिया में एक आर्ट ब्रट स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। एक जंगल के टुकड़े को उसने साफ करना शुरू किया और उसमें एक ऐसा गार्डन बनाया जिसमें स्टोन्स और रिसाइकल्ड मटेरियल यूज किया गया। इसे रॉक गार्डन चंडीगढ़ के नाम से आज के समय में जाना जाता है। आउटसाइडर आर्ट में इंडिया के 80 साल के जो नेकचंद हैं एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं। नेकचंद ने हमें बहुत ही खूबसूरत रॉक गार्डन बना करके दिया है। यूके बेस्ड एक मैगजीन है रो विजन, जिसके 15वें इशू में स्प्रिंग 2005 जिसका टाइटल था नेकचंद के रॉक गार्डन की क्रिएशन वुमन बाय द वाटरफॉल को फीचर किया गया था एनिवर्सरी कवर में। आर्ट ब्रूट या रो आर्ट, टिन, सिंक, ब्रोकन कार, कुछ भी मटेरियल हो सकता है आउटसाइडर आर्ट का। सिंगल मैन कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अपने सपने को जी करके, इसका प्रमाण है ये फैक्ट कि स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने नेकचंद को ऑनर करने का निर्णय किया यूरोप में उनके वर्क्स को प्रेजेंट करके। एक 5 महीने का इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेकचंद स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली के म्यूजियम्स में हेल्ड किया गया। अक्टूबर से ये शुरू हुआ, परंतु नेकचंद मानते हैं कि सबसे बड़ा रिवार्ड उन्हें तब मिलता है जब लोग उनके गार्डन में घूमते हैं और उनकी क्रिएशंस को एंजॉय करते हैं। इस ऐसे के अंदर ऑथर ने हमें चाइनीज, यूरोपियन आर्ट और पेंटिंग, आउटसाइडर आर्ट और नेकचंद और उनकी क्रिएशन द रॉक गार्डन की महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। चैप्टर का मेरा एक्सप्लेनेशन समरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।